अकबर, बीरबल और बेईमान दुकानदार। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। आंखों में गंभीरता, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। चारों ओर मंत्री, सेनापति, कवि और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयमित मुद्रा में अकबर के पास खड़े थे। दरबार की घंटी बजी। एक सैनिक ने घोषणा की, हुजूर, दरबार के बाहर एक व्यापारी न्याय की गुहार लेकर आया है। अकबर ने भौहें तानकर पूछा, किस बात का न्याय चाहता है वो? सैनिक बोला, जहांपनाह, वो कहता है कि एक दुकानदार ने उससे सोने के सिक्कों से भरा थैला धोखे से ले लिया और अब इनकार कर रहा है। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। उन्होंने कहा, उसे अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों बाद एक साधारण कपड़ों में व्यापारी दरबार में आया। चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेबसी थी। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं देवनाथ, दिल्ली का व्यापारी हूं। मेरी मेहनत की कमाई, मेरे बच्चों का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग गया है। अकबर ने पूछा, खुलकर बताओ। देवनाथ बोला, जहांपनाह, मैं रेशम और मसालों का व्यापारी हूं। 3 महीने पहले मैंने लखनऊ से माल लाकर दिल्ली बेचा था। एक दुकानदार शेख करीमुद्दीन ने मुझसे माल खरीदा और कहा कि 3 दिन बाद पूरा भुगतान करेगा। जब मैं पैसे लेने गया तो उसने कहा कि उसने भुगतान कर दिया है, लेकिन जहांपनाह, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? देवनाथ ने सिर झुका लिया, नहीं हुजूर। जब मैंने उसे सोने के सिक्के गिनने के लिए दिए थे, उस समय दुकान में हम दोनों ही थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसे मामलों में सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास बीरबल है। बीरबल आगे बढ़े और बोला, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, सच खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हें 3 दिन मिलते हैं बीरबल, लेकिन याद रखो, इस दरबार में न्याय सबसे ऊपर है। अगले दिन बीरबल सीधा दिल्ली के मशहूर बाजार चांदनी चौक पहुंचे। वहां शेख करीमुद्दीन की दुकान सबसे भव्य थी। दीवारों पर रेशमी कपड़े लटके थे और बाहर नौकर ग्राहकों से बात कर रहे थे। बीरबल ने सादा कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और बोले, मियां, सुनो, ये रेशमी कपड़ा कितना दाम का है? शेख करीमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपके लिए तो मुफ्त। लेकिन आप कहां से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक बनिया हूं, आगरा से। सुना है तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। शेख के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान फैल गई। जनाब, ईमान ही हमारी पूंजी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ऐसा दुकानदार तो अकबर के दरबार में होना चाहिए। यह सुनकर शेख थोड़ा घबराया। दरबार? आप कौन है जनाब? बीरबल बोले, अभी तो एक व्यापारी हूं, पर कल दरबार में मिलेंगे। शेख का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने 3 गुप्त सैनिकों को बुलाया और कहा, कल तुम तीनों अलग अलग रूप में इस दुकानदार की दुकान पर जाओगे। एक बनेगा मसाला व्यापारी, दूसरा बनेगा कारीगर और तीसरा गरीब फकीर। हर कोई उससे अलग अलग बातें करेगा, पर ध्यान से देखना कि वो किस बात पर हिचकिचाता है। अगले दिन योजना के अनुसार सब कुछ हुआ। पहला आदमी जब गया और बोला, मियां करीमुद्दीन, सुना है तुमने किसी व्यापारी के सिक्के गबन कर लिए। तो शेख ने हंसते हुए कहा, लोगों को तो बदनाम करने का शौक है, वो व्यापारी झूठा है। दूसरा आदमी बोला, मालूम है, वो व्यापारी अकबर के दरबार में गया है। ये सुनते ही शेख के हाथ कांप गए। उसने कपड़े मोड़ते मोड़ते एक थैली गिरा दी, जो सुनहरी आवाज में खनक उठी। तीसरा आदमी, जो फकीर बना था, बोला, अल्लाह सब देखता है मियां, किसी की मेहनत का हक मत मारो। शेख ने उसे डांटते हुए कहा, दूर हो जा यहां से, फकीर कहीं का। बीरबल के सैनिक सब कुछ देख चुके थे।
अब बीरबल के पास पहला सबूत था, डर और घबराहट का। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। अकबर के सामने देवनाथ और शेख दोनों मौजूद थे। शेख ने अकड़कर कहा, जहां पनाह, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे पैसे दे दिए थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जांच का क्या नतीजा निकला? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अभी सच सामने नहीं आया है, लेकिन यदि आज शाम तक हमें दोनों पक्षों को एक साथ परखने दिया जाए तो कल सवेरे जवाब मिल जाएगा। अकबर ने अनुमति दी। उस रात बीरबल ने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष, व्यापारी और दुकानदार, कल सुबह मेरे साथ शहर के बाहर पुराने कुएं पर चलेंगे। सब लोग हैरान रह गए। अगले दिन सूरज उगने से पहले बीरबल दोनों को उस पुराने कुएं के पास ले गए। वहां 4 सैनिक और एक पुराना लोहा सिंदूर से सना तराजू पड़ा था। बीरबल ने कहा, जिस थैले में सोने के सिक्के थे वो कौन सा था? देवनाथ ने बताया, वो लाल कपड़े की थैली थी जिस पर नीले धागे की गांठ थी। बीरबल बोले, अच्छा, मियां करीमुद्दीन, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई थैली है? शेख ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हुजूर, हजारों थैलियां आती जाती रहती है, कैसे याद रखूं? बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया, कुएं में रस्सी डालो। रस्सी नीचे गई और ऊपर आई। रस्सी गीली थी, लेकिन उसमें एक थैली बंधी थी, वही लाल कपड़े की थैली। देवनाथ चौंक पड़ा, ये तो मेरी थैली है। शेख चिल्लाया, झूठ, ये सब साजिश है। बीरबल मुस्कराए, अभी फैसला नहीं हुआ है मियां, दरबार में कल सुबह आखिरी बार मुलाकात होगी। सुबह दरबार भरा हुआ था। अकबर, दरबारी, व्यापारी और शेख सभी उपस्थित थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, कल जो थैली कुएं से निकली थी उसे धूप में सुखाया गया है। अब उसकी गंध और वजन से सच पता चलेगा। सब हैरान होकर देखने लगे। बीरबल ने थैली सूंघी और कहा, थैली में हल्की सी मिट्टी और नमी की गंध है, लेकिन सिक्कों से आती एक बासी गंध बताती है कि ये थैली बहुत दिनों तक किसी ठंडी जगह में छिपी रही, जैसे किसी गड्ढे या कुएं में। फिर बीरबल ने पूछा, मियां करीमुद्दीन, अगर ये थैली तुम्हारी नहीं तो कुएं में कैसे पहुंची? शेख कुछ बोल नहीं पाया, पसीना बहने लगा। अकबर बोले, बोलो, जवाब दो। शेख हकलाने लगा, जहां पनाह, मैं डर गया था, मैंने सोचा अगर पकड़ा गया तो। बीरबल बोले, यानी तुमने चोरी स्वीकार कर ली? शेख सिर झुका लिया। अकबर बोले, बीरबल, अब सजा का फैसला तुम्हारा है। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, जहां पनाह, इसने सिर्फ एक व्यापारी का नहीं बल्कि पूरे बाजार के विश्वास का गला घोंटा है, इसलिए इसे ऐसा दंड मिलना चाहिए जो दूसरों के लिए सबक बने। उन्होंने कहा, शेख करीमुद्दीन के माल की आधी संपत्ति देवनाथ को दी जाए और बाकी शाही खजाने में जमा हो। साथ ही इसे 1 साल तक दिल्ली की सड़कों पर मजदूरी करनी होगी, ताकि ये समझ सके कि मेहनत से कमाया धन ही सच्चा धन होता है। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि का मूल्य सोने से कहीं ज्यादा है। जब सब लोग चले गए, बीरबल अकेले दरबार में रुके रहे। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम कुछ सोच में डूबे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस मामले में कुछ और छिपा है। थैली कुएं में बहुत गहराई में थी, कोई साधारण आदमी इतनी दूर नहीं फेंक सकता। शायद किसी और ने इसे वहां रखा था, या फिर किसी ने शेख को इस जाल में फंसाया। अकबर ने भौहें चढ़ाई, मतलब कोई और बड़ा खेल चल रहा है? अकबर मुस्कराए, तो फिर अगला अध्याय तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बीरबल, सच का दूसरा चेहरा ढूंढो। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, मैं उसे उजाले में जरूर लाऊंगा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। लाल किले की दीवारों पर परछाइयां लंबी हो रही थी। बीरबल अकेले खड़े थे उस कुएं के पास जहां से थैली निकली थी। हवा में फिर वही मिट्टी की गंध थी। उन्होंने धीरे से कहा,
कहीं ये सब किसी तीसरे व्यक्ति की चाल तो नहीं? कुएं के गहरे पानी में हल्की सी चमक उभरी, जैसे किसी ने अंदर से कुछ हिलाया हो। सबसे पहले बीरबल प्राचीन मोहल्ले के एक छोटे से दरवाजे के पास पहुंचे, जहां सूफी रहते थे। दरवाजे के दोनों ओर छोटे छोटे दिए जल रहे थे और हवा में कुल्वासी मीठी सुगंध थी, जैसे कोई बात कहने को बेताब हो। सूफी, जिनका नाम सैयद अब्दुल्लाह था, उम्र में बड़े पर आंखों में तेज था। उन्होंने बीरबल को निहारते हुए कहा, बीरबल साहब, तुम अक्सर वक्त पर आते हो और अजीब सवाल लेकर आते हो। बीरबल ने थैली दिखाई और कहा, भाई सैयद, बताइए, ये थैली क्या छिपाए हुए हो सकती है? सैयद ने ध्यान से थैली को सुगंधित नहीं साफ कर पाने के बावजूद उसके टाके और उस पर बने धागे को देखा। फिर उनकी उंगलियां थैली की किनारियों पर थम गई। ये धागा, ये रंग, ये सिर्फ रश्मियों की थैली नहीं, कहीं ऊपर का काम लग रहा है। वही लोग जिनका धंधा बड़े पैमाने पर रेशम और विदेशी माल के साथ है। पर इससे भी जरूरी बात, ये निशान किसी गुप्त समुदाय की तरह दिखता है। क्या तुमने इसे कभी देखो? बीरबल ने ठंडी मुस्कान दी। नहीं भाई, मगर जो निशान मैंने कुएं पर देखा, वो किसी तेज सोच का निशान है। क्या तुम संकेत समझते हो? सैयद के चेहरे पर एक झुर्री और गहरी हो गई और वह बोला, किसी ने ये थैली छुपाने के लिए चुना होगा। किसी ने इसे खोजना नहीं चाहा। पर याद रखो, कुएं और पानी हर चीज की सच्चाई नहीं उगला देते। कभी कभी पानी भी सच को छुपा देता है। पर एक चीज है, अगर तुम थैली में लगे किसी तिनके या धागे को लोकल रंग से मिलाओगे, तो उसकी जड़ें तुम्हें कहीं बाहर ले जाएंगी। कहीं ऐसी जगह जहां पेंसिल की स्याही से लिखी कागजी चीजें छुपी हो सकती हैं। बीरबल ने धन्यवाद देते हुए पूछा, कहाँ ढूंढूं मैं ऐसे कागज? किसकी गुफ्तगू करूं? सैयद ने एक गहरा सांस लिया और कहा, पहले शेख की पनीर वाली दुकान के पीछे के पुराने घरों से कुछ पूछो। वहां पुराने दफ्तरों के कागजों की कुछ किताबें और रजिस्टर पड़े रहते थे। और एक बात, उस रजिस्टर की सिलवटों पर कभी किसी लाल मोहर की छाप रहती है। अगर तुमको वो मिले तो समझो कि ये साजिश किसी संगठन की ओर इशारा करती है। बीरबल ने सिर हिलाया, शुक्रिया भाई, तुमने फिर से रास्ता दिखा दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, बाजार की गहरी बातें अक्सर सबसे सादे लोगों की जुबान में मिलती हैं। अगले दिन बीरबल उस पुराने नाविक के पास पहुंचे, जिसका नाम हाजी इब्राहिम था। हाजी इब्राहिम का घर गंगा के किनारे नहीं, पर दिल्ली के पुराने गेट के पास था। वहां वो पुराने समुद्री नक्शे, जहाजी रस्मों और विदेशी व्यापार की कहानियां सुनाते थे। बीरबल को याद आया कि अक्सर बड़ी तस्करी नदियों और सरकते हुए काफिलों से जुड़ी होती थी, और कोई बड़ा व्यापारी नदी के रास्ते भी माल छुपा सकता था। हाजी ने बीरबल को चाय दी और मुस्कुराते हुए पूछा, कब से आ रहे हो? बीरबल, क्या फिर से कोई नया पहेली? हाजी, एक थैली मिली है, कुएं में थी, पर उसका रंग, धागे और कुछ निशान बताते हैं कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। क्या आपने हाल ही में किसी ऐसी काफिले या माल की आवाज सुनी है जो रातों रात गायब हुई हो? बीरबल ने पूछा। हाजी ने चाय का कप रखते हुए कहा, हाँ, कुछ हफ्ते पहले एक काफिला आया था, दक्षिण पूर्व की तरफ से। उनके पैकेट पर एक छोटा सा लाल चिन्ह था, चांद जैसा न होकर 3 धारियों में कटा हुआ। हमने सोचा कि यह कोई स्थानीय व्यापार चिन्ह है, पर माल का रुख अचानक बदल गया और कुछ हफ्तों के बाद खबर मिली कि वही माल लखनऊ पहुंचते पहुंचते आधा गायब है। किसी ने कहा कि रास्ते में एक बार काफिले को रोक दिया गया था, और वही लोगों का नाम था बड़े व्यापारी गिरोह। पर गिरोह के नाम में हमेशा एक मुखिया छिपा होता है, और उस मुखिया के नाम के आगे एक मोहर भी लगती है। बीरबल की रुचि बढ़ गई। और मोहर कैसी होती थी? हाजी ने उंगली उठाई और कहा, एक छोटी गोल मोहर जो आधी तरह पर किरिकिरी सी करती है, यानी बीच में एक चिन्ह और किनारों पर छोटे छोटे अंक। मैंने उसे कभी समृद्धियों के कागजों पर देखा है, जैसे किसी गुरुओं की मंडली के दस्तावेज होते हैं।
बीरबल ने अपने नोट पर कुछ शब्द लिखे। लाल चिन्ह, 3 धारियां, गोल मोहर, सब चीजें मिलकर किसी योजना की तरफ इशारा कर रही थी। वो समझ गया कि ये सिर्फ शेख का खेल नहीं था। इसके पीछे काफिलों, मोहरों और बड़े व्यापारियों की गुप्त रेंजें काम कर रही थी। बाजार के कबाड़ी और जोड़गार अक्सर उन चीजों को संभालते हैं जिनकी दुनिया भूल जाती है, और जो चीज किसी बड़े संगठन के लिए अनमोल होती है, अक्सर वही जोड़गारों की दुकानों के पीछे मिले हुए कोने में छिपी रहती है। बीरबल ने बाजार पहुंचा और उस जोड़गार, भीष्म नाम के व्यक्ति से मिलने गया। भीष्म बूढ़े पर चतुर थे। उनके चारों ओर पुराने रिवेट और ताले पड़े रहते थे, पर उनकी आंखें तेज थी। भीष्म ने थैली देखते ही कहा, ये थैली तो किसी बड़े घर की लगती है। ये टाका, ये धागा, आपने इसे कहां से पाया? बीरबल ने सब बताया, और भीष्म ने कहा, मैंने ऐसी थैलियां पहले भी देखी है। उन थैलियों में अक्सर एक तरह की कागज की आलमारी रहती है। उसमें पुराने रजिस्टर, कुछ मोहरों के टुकड़े और एक छोटी सी चाबी। जो बात अब रोचक है, इस थैली के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है। देखो। भीष्म ने थैली के कोने पर एक बहुत छोटी सी लोहे की नोक दिखाई, जो बताती थी कि थैली किसी खास लकड़ी के डिब्बे से निकली थी। डिब्बा जो अक्सर मंदिरों या बड़े घरों में सहेजा जाता था। बीरबल की चालाक आंखों में खुशी की चमक आई। डिब्बा, जहां पर डिब्बे हों, वहां दस्तावेज और गोपनीय रजिस्टर छिपे होते हैं। क्या तुम जानते हो कि ऐसे डिब्बों की चाबियां कहां मिलती हैं? भीष्म ने एक खट्टी हंसी दी। हां, चाबियां अक्सर 2 तरह की होती हैं, एक सफेद तांबे की और दूसरी काली लोहे की। अगर तुम्हें सफेद तांबे की चाबी मिली, तो समझो खेल धार्मिक ठिकानों से जुड़ा है। पर काली लोहे की चाबी मिली तो व्यापारिक संगठनों का हाथ होगा। और ये कमाल की चीज बताओ, कल बाजार में रामगढ़ का एक पुराना ठेकेदार आया था। उसके पास कई काली चाबियां थी, पर उसने हाल में कुछ बेच दी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, रामगढ़ के ठेकेदार? मुझे उनके यहां जाना चाहिए। उन्होंने भीष्म को कुछ सिक्के दिए और आगे बढ़ गए, हर कदम पर एक नए सुराग की तरफ बढ़ते हुए। रामगढ़ के ठेकेदार का घर एक साधारण दिखने वाला स्थान था, पर उसके आंगन में कई संदिग्ध लोग आते जाते रहते थे। बीरबल वहां पहुंचे और रामगढ़ से सीधे मिलने की जिद की। रामगढ़ ने उन्हें देखा और कहा, किस काम से आओ हो बीरबल? तुम्हारे चेहरे पर कुछ छुपा हुआ साजिश सा है। बीरबल ने थैली को दिखाया और पूछा, क्या तुमने हाल में काली चाबियां बेची? रामगढ़ के चेहरे पर एक अजीब सा बदला भाव आया। उसने कहा, हां, कुछ रातें पहले मैं कुछ चाबियां बेच रहा था, किसी बड़े आदमी के लिए। वो आदमी बहुत दौलतमंद था, पर उसकी सूरत कुछ अलग थी। उसने मुझे कहा था कि चाबियां किसी ऐसे घर के लिए है जहां दस्तावेज रखे जाते हैं, जिन्हें किसी से साझा नहीं करना। मैंने सोचा कि ये कोई अफसर होगा। उसने मुझे तुरंत पैसे दिए और कहा कि दोबारा मत पूछो। बीरबल की हिम्मत और बढ़ गई। क्या तुम नाम बता सकते हो? रामगढ़ ने धीरे से कहा, मैंने पैसे लिए और मोहर बंद रखा, पर उसने मोहर का एक टुकड़ा भी थमा दिया, एक गोल मोहर जिसके किनारों पर छोटे छोटे अंक बने थे। मैंने सोचा कि यह पुराना खेल है, किसी गुप्त मंडली का संकेत। मोहर का जिक्र आते ही बीरबल के दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। कुएं में मिली थैली, लाल धागा, गोल मोहर, काली चाबी, सब एक तस्वीर बना रहे थे। उन्होंने रामगढ़ को नजर से देखा। वो आदमी भयभीत लग रहा था, पर कुछ और भी था, जैसे वो सच बोलने में डर रहा हो। बीरबल ने कहा, रामगढ़, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम वो आदमी बता दोगे तो अकबर महाराज हमारी मदद करेंगे और सच बाहर आ जाएगा। रामगढ़ ने आंखें छोटी कर ली, मगर अगर मैं बता दूं तो मेरे घर वालों को मुसीबत हो सकती है। बीरबल ने नम्रता से कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि कल रात को जब वही आदमी एक बार फिर आए, तुम मेरी ओर इशारा कर देना, और बाकी मैं संभालूंगा। रामगढ़ सहमति में हाँ बोला, और रात ने एक अजीब सा सेट दिया, जैसे कोई बड़ा खेल बनने ही वाला हो। बीरबल ने अगले दिन
अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ एक जाल बिछाने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे रामगढ़ की दुकान के पास छिपकर उस आदमी का पीछा करेंगे। चौक में और कुछ अन्य जगहों पर ऐसे संकेत लगाए गए जहां से आदमी गुजरता। बीरबल को अंदेशा था कि वो आदमी सीधे शेख के साथ जुड़ा हुआ हो, पर कहीं कोई बड़ा हस्ताक्षर भी छुपा हो सकता था। कोई शहर का बड़ा अफसर, कोई व्यापारी या फिर कोई सियासी शक्तिशालू जिसे बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखनी थी। रात ढली और हवा में हल्की नमी थी। रामगढ़ की दुकान पर एक छुपा हुआ छोर था जहां से लोग गुजरते थे। रामगढ़ ने इशारे किए, वो आ रहा है। एक साया आया, लंबा, चालाक आंखों वाला और हाथ में एक छोटा सा लाल मोहर पकड़े हुआ। वो आदमी लाना ढाना कर रहा था, जैसे खुद भी सुनिश्चित नहीं था कि किस तरह से बात करनी है। उसने रामगढ़ से कुछ शब्द कहे और रामगढ़ ने उस मोहर को लेते हुए चुपके से इशारा कर दिया। बीरबल और उनके साथी पीछे छिपे हुए थे। जब वो आदमी दुकान से निकला तो बीरबल के लोग उस पर चुपके से पड़े और उसे पकड़ा। आदमी चिल्लाया, पर बीरबल ने अपने चश्मे के नीचे धैर्य से उसे देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? किसका एजेंट हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ एक एजेंट नहीं, मैं काम करता हूं। मेरा नाम भैज है। मेरा मालिक किसी बड़े व्यापारिक घर का आदमी है, पर मैं तुम्हें उसके नाम से नहीं डरा सकता। पर मैं कह सकता हूं कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार रहो, ये सच खट्टा है। बीरबल ने उसे तार्किक तरीके से बिठाया और कहा, फैज, तुमने किन लोगों को चाबियां दी? किसने मोहर बनाए? किसका नाम मोहर पर था? फैज ने पहले तो मुंह बंद करके रखा, पर जब बीरबल ने दबाव बढ़ाया और अकबर के नाम का जिक्र किया तो उसका चेहरा बदल गया और वो बोला, ठीक है, पर मैं केवल इतना कहूंगा, ये खेल बड़ा है और इसमें कई लोग जुड़े हैं। मोहर का नाम नहीं, पर उसके ऊपर एक छोटा सा हल्क नंबर लिखा जाता है जो केवल संगठन के भीतर ही पढ़ा जाता है, और एक जगह पर यह संख्या तस्लीम 17 फीट दर्ज होती है। इसे केवल वही लोग समझते हैं। बीरबल ने अपनी नजरें बड़ी तेज कर ली। तस्लीम 17, ये नाम किसी कोड जैसा था। वे जानते थे कि कोड कभी भी अकेला नहीं होता। उसने पूछा, तस्लीम 17 का मतलब क्या है? फैज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वो जगह ढूंढनी होगी जहां उस संख्या का संबंध किसी पुराने रजिस्टर से जुड़ा हो। एक रजिस्टर जिसे सालों से छुपा कर रखा गया था, और वो रजिस्टर किसी ऐसे घर में है जहां दीवान और सहेजने वाले लोग मिलकर बैठते हैं। पर याद रखो, ये सब सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें अपनी चाल चतुर करनी होगी। बीरबल ने सांस थामी। ये संकेत ऐसा था कि जैसे कोई भूल भुलैया में रास्ता छुपा कर गया हो। पर बीरबल की प्रवृत्ति हमेशा से यही रही है कि वो भूल भुलैया में ही उतरते हैं। उन्होंने फैज को छोड़ने की हिदायत दी और आदेश दिया कि उसके पास कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि उसे बोलने के लिए बचाया जाना अकबर के दरबार के लिए जरूरी था। अब बीरबल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, तस्लीम 17 कहां मिलेगा? सैयद ने कहा था कि पुराने रजिस्टर की ओर इंगित करता है। हाजी इब्राहिम ने कहा था कि मोहर का चिन्ह काफिलों से जुड़ा हुआ है। भीष्म ने काली चाबियों का जिक्र किया था, और अब फैज ने तस्लीम 17 का संकेत दिया था। जब ये सब संकेत एक साथ जुड़े तो बीरबल को एक पुरानी हवेली याद आई। वो हवेली जो वर्षों पहले एक बड़े तंबाकू व्यापारी की थी, जो अब किसी और के कब्जे में थी। उस हवेली की तहखानों में कभी पुराने दफ्तर और रजिस्टर रखा जाता था, और शहर के लोग कहते थे कि उस हवेली के तहखानों में वो सब कुछ होता था जो किसी ने सार्वजनिक नहीं करना चाहा। बीरबल ने शहर के नक्शे पर निशान लगाए और अपने कुछ साथियों को भेजा। उन्होंने उस हवेली के आसपास के बुजुर्गों से पूछताछ की। किसी ने कहा कि हवेली के मालिक कभी राजों के कागज रखते थे। किसी ने कहा कि वहां एक पुराने दफ्तर का द्वार छिपा हुआ है जिसकी चाबी किसी के पास बिक चुकी थी, और वो कोई और नहीं था बल्कि वही रामगढ़ का वो आदमी था जिसने रात को चाबियां बेची थी। बीरबल ने रामगढ़ को बुलाया।
रामगढ़ ने हिचकते हुए कहा, वहां के पीछे का तहखाना बंद है, पर मैं चाबी बेच चुका हूं। पर एक बात है, जब मैंने चाबी बेची थी, उस आदमी ने मुझे कहा था कि वो चाबी तस्लीम घर के लिए थी, और उसने कहा था कि तस्लीम एक शब्द नहीं, बल्कि एक चिन्ह है जिसका संबंध 17वें भाग से है। यह सुनकर बीरबल के दिमाग की परतें खुलने लगी। 17 का अंक, तस्लीम, किसी रजिस्टर के 17वें पन्ने पर कुछ लिखा हो सकता है, या 17 किसी तहखाने की खिड़की संख्या हो सकती है। बीरबल ने तय किया कि वे खुद तहखाने में उतरेंगे, पर यह काम रात में ही होगा, चुपके से, ताकि कोई शक न करे। रात ढली और बीरबल अपनी छोटी टीम के साथ उस हवेली में छुपकर अंदर दाखिल हुए। पहला दरवाजा वे ठीक वैसे ही पाए जैसे लोगों ने बताया था, पर उसका ताला अलग था। बीरबल ने रामगढ़ की बताई हुई काली चाबी निकाली और ताला बदहवास हुआ। दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा सा संकरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और धूल थी, पर नीचे तल पर हवा ठंडी हुई और वहां कुछ किताबों की महक थी। तहखाने अंधेरे में इतना बड़ा था कि वहां कई मेजें, पुरानी अलमारियां और एक बड़ा सा तख्तीदार रजिस्टर रखा था, और उस रजिस्टर पर एक लाल मोहर का निशान भी दिखाई दे रहा था। बीरबल ने धीरे से उस मोहर को छुआ। उसमें वही गोल छाप और किनारों के छोटे अंक थे जिन्हें हाजी और रामगढ़ ने बताया था। उन्होंने रजिस्टर के पन्ने खोलने शुरू किए। पन्ने पीले और नाजुक थे, पर ठीक 17वें पन्ने पर उन्होंने देखा, पन्ने के किनारे कुछ कोड लिखे हुए थे। तस्लीम 17 का लखनऊ केंद्र। ये सरकार के सामान्य दस्तावेज नहीं थे, ये किसी गुप्त काफिले के लेन देन का लेखा जोखा था। बीरबल ने धीरे से पन्ने पलटे। वहां बड़े बड़े नाम, मोहरें, और उन मोहरों के सामने राशि लिखी हुई थी। लेकिन कुछ अजीब था। कई नामों के आगे छोटे धारियों वाले निशान थे, और उन निशानों के सामने एक और नाम था, शेख करीमुद्दीन, स्वीकृत। बीरबल की आंखों में चमक आई। ये कागज साबित कर रहा था कि शेख का नाम केवल एक सूची में जुड़ा हुआ था, पर सूची में अन्य नाम भी थे। कुछ नगर के प्रतिष्ठित लोग, कुछ विदेशी व्यापारियों का उल्लेख, और एक दो ऐसे नाम जो किसी सियासी बड़पन के घर से जुड़े लगते थे। बीरबल धीरे से अपनी टीम की ओर देखा। उनमें से एक ने पूछा, अब क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, सबूत हमारे पास है, पर हमें यह साबित करना होगा कि शेख अकेला नहीं था। हमें यह दिखाना होगा कि ये लकीरें किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, और यह कि शेख को फंसाया गया या उसने खुद हिस्सा लिया, ये सामने आना चाहिए। वे रजिस्टर की नकलें बनाकर कुछ पन्ने अपने साथ लेकर चले गए, पर तभी तहखाने के सबसे गहरे कक्ष से एक हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से कदम उठा रहा हो। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई और वहां आ गया था। बीरबल और उनके लोग छिप गए। सारी तरकीबें इस्तेमाल की गई, पर जो भी आवाज थी वो पास आ रही थी, और उसके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी। वहां पहुंचकर एक बत्ती जली हुई दिखाई दी, और कुछ ही देर में एक साया प्रकट हुआ। वो साया एक पहचान वाला था, पर अचानक बीरबल के अंदर हल्की सी तड़प हुई, क्योंकि वो साया किसी और का नहीं, बल्कि शेख करीमुद्दीन का था। वो खुद तहखाने में आया था। शेख का चेहरा बदरंग था। वो थकहार कर नीचे आया, और उसकी आंखों में किसी तरह की डर और उम्मीद मिली-जुली थी। उसने बीरबल को देखते ही कहा, तुम यहां? तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, पर अब तुम यहां खुद आए हो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में सच्चाई की चमक भी थी, जैसे वो खुद को निर्दोष साबित करना चाहता हो। पर किससे? बीरबल ने सुकून से कहा, शेख, तुम्हें सजा मिली, पर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा और छुपा हुआ है। तुम यहां क्यों आए हो? शेख ने निचली सांस लेते हुए कहा, मैंने चोरी की, पर मैंने अपने हाथों से नहीं ली। मैंने कुछ दिनों पहले एक पंक्ति देखी थी, एक काले खत का टुकड़ा, जिस पर लिखा था तस्लीम 17 फीट, और उसमें कहा गया था कि यदि तुम सहयोग करोगे तो तुम्हें बड़े ऑर्डर मिलेंगे। मैंने सोचा कि वही मौका है,
पर फिर मुझे डर हुआ और मैंने अब घोषणा कर दी कि मैंने पैसा दिया और सब छोड़ दिया। मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर आज रात जब मैंने सुना कि वो पन्ना तहखाने से गायब है, तो मैं भी अंदर आ गया। मुझे डर था कि कोई बड़ी साजिश चल रही है और मैं उसके बीच में फंस गया हूं। बीरबल ने आंखों में दया और समझदारी की झलक लिए कहा, शेख, सच बोलो, क्या तुमने किसी और का नाम देखा था? शेख ने बदहवास होकर सिर झुकाया। हाँ, मैंने अंतिम पन्ने पर एक नाम देखा था, मुल्ला अरफान, पर मैंने सोचा कि वो सिर्फ एक नाम है। पर आज जब मैंने कि वही पन्ने गायब है, तो मुझे सच्चाई का डर लगा। बीरबल के मुंह पर ठंडी मुस्कान आई। मुल्ला अरफान नाम धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में उपयोग होता है। अगर वो नाम सच में वहां था, तो साजिश में धर्म और राजनीति का एक मिश्रण हो सकता था। और ये वो बात थी जिसे अकबर के दरबार में सामने लाना खतरनाक हो सकता था। मुल्ला अरफान के बारे में शहर में कई बातें थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक दार्शनिक और इस्लामी विद्वान था। कुछ ने कहा कि वो लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए काम करता था। पर जिस भी रूप में वो हो, यदि उसका नाम इस गुप्त लिस्ट में था, तो ये साबित होता था कि साजिश केवल आर्थिक नहीं, बल्कि धर्म और राजनीति को भी स्पर्श कर रही थी। बीरबल ने मुल्ला अरफान को खोजना जरूरी समझा। उन्होंने शेख से पूछा, तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? शेख ने कहा, हाँ, वो पुराने मोहल्ले के पश्चिमी इलाके में रहता है, एक पुराना मंदिर की तरह दिखता हुआ मकान। लेकिन वो खुलकर लोगों से नहीं मिलता। वो कभी कभी खुद को दान देने के बहाने वहां रखता है। बीरबल ने तुरंत अपनी टीम बनाई और मुल्ला अरफान के मकान की तरफ निकल पड़े। रात अभी भी काली थी, पर बीरबल को पहले ही एहसास था कि जैसे जैसे वे सच्चाई के और करीब जाएंगे, खतरे भी बढ़ेंगे। पर इससे उनकी चाह और बढ़ जाती थी। मुल्ला अरफान का मकान साधारण दिखता था, पर उसके दरवाजे पर एक छोटा सा स्याही का धब्बा था, वही गोल मोहर। बीरबल ने गहरी सांस ली। यह संकेत बता रहा था कि मुल्ला इस साजिश से न सिर्फ वाकिफ था, बल्कि वो उसका एक हिस्सा भी हो सकता है, या फिर किसी से फंसा हुआ। बीरबल और उनके साथियों ने मकान के चारों ओर छुप कर देखा, और थोड़ी प्रतीक्षा के बाद एक परछाई आई। वो मुल्ला अरफान था। उसने अपने हाथों में कुछ कागज पकड़े हुए थे और एक छोटी सी जुगनू सी बत्ती के पास बैठकर कुछ पढ़ रहा था। जब उसने दरवाजे के पास से गुजरते हुए देखा कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने मासूमियत से पूछा, कौन हो तुम लोग? यहां किस काम से आए हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, मुल्ला, नाम के साथ जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और एक नाम तुम्हारा भी है। क्या तुम सच बताएंगे? मुल्ला की आंखों में कुछ क्षण के लिए डर और फिर शांति छा गई। उसने कहा, मैंने अपना नाम वहां नहीं भेजा, पर हां, मेरा एक शिष्य अगर किसी का सहारा बना है, तो मैं उसकी वजह से चिंतित हूं। पर यह जरूरी है कि तुम ये समझो, धर्म और व्यापार की रेखाएं कभी कभी एक दूसरे से मिलती है। मैं उस सूची का विरोधी हूं, पर अगर किसी ने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है, तो मैं अपने तरीके से उसे सही करूंगा। बीरबल ने ध्यान से कहा, वो सूची वास्तव में किसके लिए थी? और तस्लीम 17 फीट का क्या मतलब है? मुल्ला अरफान ने धीरे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तस्लीम 17, ये एक कोड है जो पुराने जमाने में तब इस्तेमाल होता था जब धार्मिक संस्थाएं और व्यापारिक घर मिलकर समाज के बड़े काम करते थे। कभी ये दान के पन्ने होते थे, कभी सामाजिक अवलंबन के कागज। पर जब इसे गुप्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका अर्थ बदल जाता है। पर मैं तुमको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी भी गलत सहकारी का हिस्सा नहीं हूं। पर अगर मेरा नाम किसी ने इस्तेमाल किया है, तो मैं उसे नकार दूंगा। बीरबल ने मुल्ला के चेहरे में पढ़ ली। उस इंसान में सत्य की एक परत थी, पर साथ में राजनीति की गंध भी। उन्होंने सोचा कि मुल्ला की सहमति के बिना इस खेल की जड़ें नहीं खुलेंगी। पर दूसरी ओर यह भी सच्चाई थी कि मुल्ला का नाम कागजों में लिखना किसी बड़े खेल का हिस्सा बन सकता था,
और बड़े खेल के खिलाड़ी अक्सर वही होते हैं जिनकी सूरत लोग पहचानते हैं। बीरबल अब इस बात से अवगत थे कि साजिश का दायरा बड़ा है। इसमें शेख, काफिले, मोहरें, काली चाबियां और अब मुल्ला अरफान भी शामिल थे। पर किसने शेख को फंसाया और क्यों? क्या शेख का अपराध केवल लालच था या किसी ने उसे उपकरण बनाकर पाला था? ये सब सामने आना चाहिए था, पर हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। बीरबल ने अकबर को इसकी संक्षेप में सूचना दी, पर अकबर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बीरबल, ये मामला संवेदनशील है। तुम सच बाहर लाओ, पर समझदारी से। अगर समुदाय या राजनीतिक लोगों का नाम खुलेगा तो शहर में अस्थिरता आ सकती है। बीरबल ने सिर हिलाया, हुजूर, मैं समझता हूं, पर सच चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, उसे उजागर करना हम दोनों का फर्ज है। मैं ये काम चुपके से करूंगा और जब सबूत मजबूत होंगे तभी सभी के सामने रखूंगा। अकबर ने मन ही मन बीरबल की चालाकी और धैर्य पर आत्मविश्वास जताया और कहा, ठीक है, पर याद रखना कि किसी दोषी का दंड मिले पर निर्दोष को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराकर प्रण लिया, हुजूर, मैं हर पत्थर उलट कर देखूंगा, पर सिर्फ वही पत्थर जो हमें सच तक ले जाए। रजिस्टर में लिखी लखनऊ केंद्र की जगह पर बीरबल का ध्यान गया। यह संभव था कि लखनऊ में कोई बड़ा केंद्र हो जहां से ये साजिश निपटती हो, और यदि वहां के दस्तावेज भी मिल जाए तो सब कुछ खुल जाएगा। बीरबल ने अपने विश्वसनीय थानेदार से एक विश्वसनीय संदेश भेजा, पर बिना अकबर के आधिकारिक हस्ताक्षर के कुछ भी करना खतरनाक था। उन्होंने अकबर से अनुमति ली कि वे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ लखनऊ की ओर जाए, पर अकबर ने तुरंत अनुमति नहीं दी। शहर की राजनीति में अचानक किसी के लखनऊ जाने से शंका पैदा हो सकती थी। बीरबल को अपनी चाल धीमी करनी पड़ी, पर उनका दिल तेज था। उन्होंने तय किया कि वे पहले स्थानीय स्तर पर और अधिक पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे, उस सूची के और पन्ने निकालेंगे और जो लोग रजिस्टर में नाम दर्ज हैं, उनसे संपर्क करेंगे बिना किसी बाहरी शक के। इससे उनकी दलीलें ज्यादा ठोस होंगी जब वे अंततः लखनऊ केंद्र की तरफ कदम बढ़ाएंगे। शेख करीमुद्दीन जेल में था, पर शहर में उसकी मां और छोटा बेटा थे। बीरबल ने शेख के परिवार से मुलाकात की और सुना कि शेख एक अजीब सी बेचैनी के साथ बदल गया था। कभी कभी वो रातों रात बेहोश हो जाता और सुबह उठकर कुछ सामान पेपर में छुपा कर ले आता। परिवार ने कहा कि वो घर पर कुछ छिपा कर रखता था, जैसे वो किसी चीज को किसी और के हाथों में देने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने उसका मुख्य कमरे देखा। वहां पर एक पुरानी तिजोरी थी, जिसे खोलने पर एक गुप्त तहखाना मिला, और तहखाने में कुछ कागज, एक छोटा सा तारा निशान और कुछ संदेश थे, पर वे संदेश टुकड़ों में थे, जैसे किसी ने उन्हें फाड़ कर छिपा दिया हो। उन टुकड़ों पर वही मोहर दिखाई दे रही थी, और एक टुकड़े पर लिखा था, अगर तुम्हें शाही हस्तक्षेप चाहिए तो 17 पर चलो, पर सावधान रहो। यह संदेश बीरबल के लिए एक बड़ा संकेत था। किसी ने शेख को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर खेल खेला था, और संदेश में शाही हस्तक्षेप का उल्लेख यह दर्शा रहा था कि मामले में किसी बड़े अफसर का हाथ भी हो सकता है। बीरबल ने शेख को जेल में मिलने का निर्णय लिया। जब वे मिले तो शेख का चेहरा उतरा हुआ था। उसने बीरबल की आंखों में सीधे देखा और कहा, बीरबल, अगर तुमने सच न निकाला तो मेरे पीछे के लोगों की जानें मुश्किल में पड़ सकती है। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप उन लोगों को छोड़कर सजा दें जो असल में इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, शेख, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा, पर तुमको भी सच्चाई बहादुरी से बतानी होगी। शेख ने धीरे से कहा, मैंने तभी पैसे लिए जब मुझे लगा कि वही मुझे बारी बारी से बचाएगा, पर अब मुझे समझ आया कि मैं उसी जाल में फंसा चुका हूं। अगर तुम तहखाने तक पहुंचकर कोई और पन्ना निकाल सको तो सच्चाई खुद बोल देगी। बीरबल ने तहखाने के उन कागजों की तुलना रजिस्टर से की और पाया कि कुछ पन्ने गायब थे, पर उन गायब पन्नों की जगह पर काली स्याही से
एक संकेत छपा हुआ था, कक्ष 9, चतुर्थ मोहर। इसे पढ़कर बीरबल के कदम फिर से बढ़ गए। ये संकेत बताता था कि रजिस्टर का पूरा नेटवर्क किसी बड़े ग्रुप के हाथ में था और अब वे बीरबल को अगले संकेत की ओर ले जा रहे थे। कक्ष 9। कक्ष 9 एक शहर के पुराने कारखाने के पास था, जहां कभी कपड़ा बनता था। अब वो सुनसान पड़ा था, पर उसके अंदर कई पुराने कारखाने के दस्तावेज और तालों के नीचे कुछ छिपा पड़ा था। बीरबल ने रात में वहां पहुंचकर एक पुरानी लोहे की तख्ती खोली और अंदर उन्हें मिली एक छोटी बॉक्स। बॉक्स पर वही मोहर टिकी हुई थी, पर बॉक्स के अंदर एक छोटी पन्नी मिली। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मुल्ला, विवेक। इन 2 शब्दों ने बीरबल की समझ को एक नया मोड़ दिया। ये संकेत कह रहा था कि मुल्ला अरफान शायद अकेला नहीं, कोई विवेक नाम का व्यक्ति भी शामिल था। और इस तरह से पन्ने टुकड़े, मोहरें और चाबियां मिलकर एक विस्तृत जाल बुन रहे थे। और उन जालों के बीच बीरबल अब और गहराई से उतरते जा रहे थे। जैसे जैसे बीरबल ने और अधिक हिस्से इकट्ठा किए, उनकी समझ और स्पष्ट हुई। ये मामला केवल एक दुकानदार की बेईमानी का नहीं, ये एक व्यवस्थित नेटवर्क था जो शहर के आर्थिक और धार्मिक तंत्रों को आपस में जोड़ रहा था। जिनका नाम सूची में था, वे केवल पायदान भर थे, असल खिलाड़ियों के नाम कहीं और छिपे थे। और उनका मुखिया शायद किसी ऐसी जगह बैठा था जहां से वो सब पर निगरानी रखता था। एक ऐसा व्यक्ति जो नामों को मोहर से जोड़कर बड़ी बड़ी धनराशियों को स्थानांतरित करवा देता था, और यदि जरूरत पड़े तो किसी कमजोर दुकानदार की गर्दन पर भी इल्जाम थोप देता था। बीरबल ने अपने दिमाग में एक रणनीति बनाई। वे उस मुखिया तक पहुंचना चाहते थे, पर सीधे पहुंचना खतरनाक था। उन्होंने सोचा कि वे शेख को उस मुखिया के सामने खड़ा करवाकर एक चाल चलते हैं, पर पहले उन्हें मुखिया का पता होना जरूरी था। आखिरकार रजिस्टर में जो नाम बार बार आता था, वो था विवेक। किंतु विवेक था कौन? क्या वो कोई पूंजीपति था, कोई धार्मिक नेता या कोई सियासी अफसर? बीरबल ने फैसला किया कि वे अगले अध्याय के लिए और पुख्ता प्रमाण इकट्ठे करेंगे। पर पहले उन्होंने शेख के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई और रामगढ़ को कहा कि वो सभी देखभाल को सुनिश्चित करे। रात गहरी हो रही थी और बीरबल तहखाने के बाहर खड़े होकर चांद की ओर देखते हुए बोले, सच्चाई जैसे जैसे सामने आएगी, छिपे हुए चेहरे और ज्यादा भयभीत होंगे। पर जब सच का प्रकाश पड़ेगा, तब न सिर्फ शेख की बेईमानी बल्कि असली साजिश भी सामने आएगी। चांद का हल्का सा प्रतिबिंब कुएं के पानी में चमका और तभी कुएं की गहरी तह में से एक हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे कोई दूसरी चीज भी वहां मौजूद हो। एक और संकेत, एक और रास्ता, और बीरबल ने महसूस किया कि कहानी अभी तभी खत्म होगी जब वे उस आखिरी प्रकाश तक पहुंचेंगे। बीरबल उस रात अकेले नहीं थे, उनके साथ सच्चाई का बोझ भी था। वो सारे राज जो उन्होंने पिछले कई दिनों में खोले थे, तस्लीम 17, काली चाबी, गोल मोहर, मुल्ला अरफान और वो रहस्यमय नाम विवेक, हर सुराग अब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। और बीरबल जानते थे, कल सुबह दरबार में अंतिम न्याय होगा। उन्होंने अपने सहायक से कहा, हमने धागे का हर सिरा पकड़ लिया है, अब बस गांठ खोलनी है। लेकिन याद रखना, अगर सच में कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल है तो उसे कानून नहीं, बुद्धि से गिराना होगा। सहायक बोला, हुजूर, और अगर वही दरबार में बैठा हो? बीरबल मुस्कुराए, तो फिर दरबार ही उसका आईना बनेगा। सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर जैसे न्याय का प्रकाश फैला रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में कठोरता थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि बीरबल के पास कोई ऐसा राज है जो दरबार की नींव हिला सकता है। सैनिक ने घोषणा की, जहां पनाह, बीरबल हाजिर है, और साथ है व्यापारी देवनाथ, शेख करीमुद्दीन, मुल्ला अरफान और रामगढ़। पूरा दरबार खामोश हो गया। हर किसी को लगता था आज कोई बड़ा सच बाहर आने वाला है। बीरबल झुककर सलाम करते हुए बोले,
जहांपना, आज मैं आपको उस कहानी का अंत सुनाने आया हूं जो एक साधारण चोरी से शुरू हुई पर साजिश की गहराई तक जा पहुंची। अकबर बोले, हम सुन रहे हैं बीरबल, तुमसे बेहतर इस दरबार में कोई नहीं जो सच को शब्द दे सके। बीरबल बोले, जहांपना, कुछ महीने पहले व्यापारी देवनाथ ने शिकायत की कि शेख करीमुद्दीन ने उसके सिक्के हड़प लिए। हमने जांच की, थैली कुएं से निकली और शेख ने अपराध स्वीकार किया। लेकिन मुझे हमेशा शक रहा कि वह स्वीकारोक्ति डर की वजह से थी, न कि अपराध बोध से। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। बीरबल ने आगे कहा, जब मैंने उस थैली को देखा तो पाया कि उसकी सिलाई और धागे पर एक छोटा सा प्रतीक था, एक गोल मोहर जिसके किनारों पर 17 बिंदु थे। वही प्रतीक बाद में मुझे एक पुराने तहखाने में मिला, जहां से एक रजिस्टर मिला जिस पर लिखा था तस्लीम 17। जहांपना, यह कोई साधारण व्यापारी की चोरी नहीं थी। ये एक गुप्त व्यापारिक गठबंधन, सीक्रेट गिल्ड की चाल थी, जो शहर के बाजारों और मंदिरों दोनों को अपने प्रभाव में लेकर पैसे की धारा मोड़ता था। इस संगठन का नाम था तस्लीम मंडली। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। तस्लीम मंडली? बीरबल बोले, जी हुजूर, ये मंडली असल में धर्म, व्यापार और राजनीति तीनों का संगम थी। इसका काम था अमीरों की कमाई से टैक्स बचाने के लिए माल को छुपाकर रखना और फिर किसी छोटे दुकानदार के नाम पर चोरी या धोखा दिखाकर सरकार की नजरें हटा देना। शेख करीमुद्दीन इस जाल का मोहरा था। शेख को सैनिकों ने आगे लाया। वो कांपते हुए बोला, जहांपना, मैंने सच कहा था। मैंने सिक्के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं। मुझे कहा गया था कि अगर मैं थैली अपने पास रखूं और सही वक्त पर चोरी की बात मान लूं, तो मेरे परिवार को सुरक्षा मिलेगी। अकबर गरजे, किसने कहा था ये? शेख ने नीचे देखा। वो आदमी जिसने खुद को विवेक कहा। पूरा दरबार हिल गया। बीरबल बोले, हां, जहांपनाह, विवेक ही इस सब का सूत्रधार था। उसने ये संगठन बनाया था और उसके पीछे की असली ताकत था धर्म और सत्ता का खेल। विवेक असल में मुल्ला अरफान का दाहिना हाथ था, लेकिन उसने अरफान के नाम का उपयोग उसकी पीठ पीछे किया। मुल्ला अरफान चौंक पड़ा। झूठ, मैंने कभी ऐसे किसी विवेक को नहीं देखा। बीरबल बोले, शायद नहीं देखा, पर महसूस जरूर किया होगा। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना दस्तावेज निकाला। ये वही रजिस्टर है जो तहखाने से मिला। इसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, तस्लीम 17, प्रबंधक विवेक, परामर्शदाता मुल्ला अरफान। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मुल्ला अरफान का नाम इस्तेमाल करके लोगों को झूठे अनुबंधों में फंसा रहा था। अकबर ने पूछा, तो ये विवेक कौन है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, ये वो हिस्सा है जो सबसे चौंकाने वाला है, क्योंकि विवेक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पहचान, आइडेंटिटी थी, जिसे कई लोग बारी बारी से इस्तेमाल करते थे। दरबार में सन्नाटा। ये संगठन अपने हर मुखिया को विवेक की उपाधि देता था, ताकि कोई असली चेहरा न जान सके। हर 3 महीने में नया विवेक चुना जाता और पुराना गायब हो जाता। इसीलिए किसी को भी नहीं पता चला कि चोरी किसने की, क्योंकि नाम तो वही था, पर चेहरा बदलता रहा। अकबर बोले, तो फिर आखिरी विवेक कौन था? बीरबल ने इशारा किया और सैनिक एक आदमी को लाए। वो था रामगढ़, वही ठेकेदार जिसने बीरबल को चाबियों के बारे में बताया था। रामगढ़ चीखा, नहीं, मैं बस आदेश मान रहा था। बीरबल बोले, हां, आदेश, पर अपने ही आदेश। शेख को फंसाने, मोहरे छुपाने और चाबियां बेचने के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुमने ही वो थैली कुएं में फेंकी थी, ताकि बीरबल उसे खोजें और शेख को दोषी ठहराएं। तुम चाहते थे कि अकबर का ध्यान इस छोटे अपराध पर रहे, जबकि तुम तस्लीम मंडली के पैसे सुरक्षित लखनऊ भेजते रहो। रामगढ़ घुटनों पर गिर गया। जहांपनाह, माफ करें, मैं मजबूर था।
पीछे बहुत लोग हैं। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, नाम लो। रामगढ़ रोते हुए बोला। मंडली में 3 और लोग थे, एक लखनऊ का व्यापारी, एक मंदिर का पुजारी और एक शाही दरबार का अफसर। दरबार में सबकी सांस थम गई। अकबर की आवाज भारी हो गई। कौन अफसर? रामगढ़ कांपते हुए बोला। उस अफसर का नाम है मीर अब्दुल रशीद। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, ये वही व्यक्ति है जो आपके खजाने के निरीक्षण का प्रमुख है। वो हर महीने के हिसाब में मामूली से गलत आंकड़े डालकर लाखों की हेराफेरी करता था। और जब मैंने उसके हस्ताक्षर रजिस्टर से मिलाए तो पता चला वही विवेक 17 का अंतिम हस्ताक्षर था। दरबार में मीर अब्दुल रशीद को बुलाया गया। वो आया, घबराया नहीं, बस ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो, पर अब क्या करोगे? मैं वो हूं जिसने शाही खातों में हर दस्तावेज दर्ज किया। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा नाम भी उसी मंडली में लिख सकता हूं। अकबर गरजे, चुप रहो, तुमने दरबार की इज्जत को बेच दिया। कानून कहता है, जो इंसाफ के घर में बेईमानी करे उसे रहम नहीं। रशीद बोला, जहां पनाह, मैं अकेला नहीं हूं। बीरबल ने कहा, तुम्हें बाकी नाम लेने की जरूरत नहीं, सबूत काफी है। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि तहखाने से निकले सारे दस्तावेज पेश किए जाएं। सैकड़ों पन्नों में नाम, रकम और मोहरें थी। हर पन्ने पर विवेक लिखा था, पर अलग अलग हस्तलिपि में। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये देखिए, हर हस्ताक्षर बदलता गया, पर मोहर एक रही। यानी संगठन चलता रहा, मुखिया बदलते रहे, पर असली फायदा एक ही व्यक्ति को होता रहा, मीर अब्दुल रशीद को। अकबर ने रशीद की ओर देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? रशीद बोला, हुजूर, मैं मजबूर था। अकबर ने तलवार की नोक उसकी ओर उठाते हुए कहा, नहीं, तुम लालची थे, और जिसने बेगुनाहों को फंसाया उसे माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने आदेश दिया, मीर अब्दुल रशीद को उसके सारे अनुयायियों सहित किले के बाहर सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाए। उसकी संपत्ति शाही खजाने में जमा की जाए और देवनाथ को उसका नुकसान वापस दिया जाए। शेख करीमुद्दीन की सजा रद्द की जाती है, क्योंकि वो अपराधी नहीं, पीड़ित था। दरबार हुजूर की जय से गूंज उठा। शेख ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, बीरबल की वजह से मेरा सम्मान बचा है। मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शेख, याद रखो, बेईमानी हमेशा किसी की योजना का हिस्सा होती है। असली बुद्धिमानी है उसे पहचानना। अकबर सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ एक अपराध नहीं सुलझाया, बल्कि उस साजिश को खत्म किया जो मेरे साम्राज्य की ईमानदारी को खा रही थी। तुम्हारा नाम अब इस दरबार में सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि सत्य के प्रहरी के रूप में याद किया जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा वहां मिलता है जहां लोग देखने से डरते हैं। अकबर मुस्कुराए, और शायद इसलिए लोग तुम्हें डरते भी हैं, बीरबल। दोनों हंस पड़े। कुछ सप्ताह बाद दिल्ली का बाजार फिर से चहल पहल से भर गया। लोगों में अब विश्वास लौट आया था। देवनाथ ने अपनी नई दुकान खोली, जिस पर लिखा था, सच्चाई से बढ़कर कोई लाभ नहीं। शेख करीमुद्दीन ने एक अनाथालय बनवाया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। मुल्ला अरफान अपने आश्रम लौट गया। उसने तस्ली मंडली के सभी बचे हुए अनुयायियों को शपथ दिलाई कि वे अब किसी गलत काम में नहीं पड़ेंगे। रामगढ़ को जेल में रखा गया, लेकिन उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए और कहा, मैं खुश हूं कि बीरबल जैसे इंसान ने मुझे गिराया, ताकि बाकी लालची डरें। और बीरबल, वो अपनी वही पुरानी आदतों में लौट गए। दरबार में हंसी मजाक, कवियों से बहस और अकबर के साथ पहेलियां। पर कभी कभी रात को जब वे किले की बालकनी में अकेले खड़े होते, तो खुद से कहते, रहस्य चाहे जितने गहरे क्यों न हो,
सच हमेशा ऊपर तैर ही आता है, बस हिम्मत चाहिए डूबकर खोजने की। लाल किले की दीवारों पर सूरज ढल रहा था, पक्षियों की कतारें लौट रही थी और हवा में अकबर की आवाज गूंजी, बीरबल, अगर कभी फिर कोई साजिश उठे तो पहले हवा से पूछना, क्योंकि सच हवा की तरह होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर हवा कभी झूठ बोले तो मैं उसके खिलाफ भी दलील दूंगा।